कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अलग अलग फॉर्म में हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स, वेरिएबल और एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। याद है क्या? एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन है मटेरियल, याद है कुछ? लेबर और ओवरहेड या एक्सपेंसेस, एक ही बात। सो व्हेन इट कम्स टू एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है वो या तो मटेरियल है, या तो लेबर है, या बचा हुआ ओवरहेड है। तो लेबर का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर। मटेरियल तो समझ ही जाता है, जैसे कोई भी चीज़ बनाते ही, बेंचेस बनाए तो प्लाईवुड मटेरियल हुआ, बिल्डिंग बनाए तो सीमेंट तो स्टील लोहा मटेरियल हुआ। लेबर, लेबर में क्या होता है कि दैट labor costs, that wages which are responsible for change in shape, change in size, change in texture, change in chemical composition, उसके लिए लगने वाला जो लेबर है दैट इज डायरेक्ट लेबर। और जो सुपरवाइजरी कॉस्ट रहती है, या डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, वो सब ओवरहेड में आ जाता है। ठीक है, तो मेजर रहता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और बचे सारे ओवरहेड्स। अब यहाँ पे हमें एक एक के लिए एक एक चैप्टर पढ़ना है, एक मटेरियल के लिए एक चैप्टर अलग से फुल। तो एक्चुअल में अपना आज कोर्स शुरू हो रहा है, कल इट वाज ओनली इंट्रोडक्टरी। तो अपन सेकंड चैप्टर पहले शुरू करते हैं और पहला चैप्टर एंड में लेते हैं, सब चैप्टर होने के बाद। तो नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर मटेरियल्स कॉस्ट। तो एक्चुअल उसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हम बनाते हैं उसमें मेन मेन क्या लगता है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आर यू फॉलोइंग? जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था, हलवा बनाने का है, तो मेन मेन क्या लगता है, तो शक्कर, घी, सूजी, ये मेन लगता है, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गए। ठीक है, फिर थोड़ा गैस भी लगता है, थोड़ा पानी भी लगता है ना, आप डालेंगे तो थोड़ा केशर भी लगता है, तो वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। तो जो डायरेक्ट मतलब दैट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द यूनिट प्रोड्यूस और सर्विस गिवन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। अब क्या होता है कि इन एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लो आप, कार लो, फैन लो, एनी एनी प्रोडक्ट यू टेक, तो इसमें ना मेजर कॉस्ट मटेरियल की रहती है। मेजर कॉस्ट मटेरियल की मैंने ज़्यादातर कॉस्ट मटेरियल की रहती है, बाकी थोड़े कम कम रहती है। ठीक है, तो मटेरियल की कॉस्ट हम ऐसा बोलते हैं कि भैया 60 to 80% कॉस्ट तो मटेरियल की कॉस्ट रहती है। लेकिन ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स रह सकते हैं जिसमें 80% से भी ज़्यादा मटेरियल की कॉस्ट हो। ऐसा कि ऐसा बोल दिया हमने 60 to 80, मतलब 80 के ऊपर मटेरियल कॉस्ट रहेंगी नहीं, ऐसा नहीं है, बोलने के लिए है। ठीक है, और ऐसे कुछ प्रोडक्ट भी रहते हैं जिसमें मटेरियल कॉस्ट और कम भी हो, 60% से भी कम हो, पॉसिबल है। बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दे हैव 60 to 80% मटेरियल कॉस्ट। तो उससे क्या होता है कि इफ़ यू कैन कंट्रोल दिस मटेरियल कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट के ऊपर यदि आपका अच्छा कंट्रोल है, तो ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम आएगी, और ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अल्टीमेट एम ऑफ बिजनेस क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाना कल ही बताया था मैंने कि भी सेलिंग प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट कमाना नहीं पॉसिबल, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, आपके कंपटीशन वाले ने नहीं बढ़ाई, तो आपका धंधा बढ़ जाएगा। तो अपने को इजीली ऐसा लगता है सेलिंग प्राइस बढ़ाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बट वो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना हो गया। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस तो हमारे कंपटीशन वाला रखता है उतना ही रखनी है। फिर हमारे हाथ में क्या है, ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट। तो जितनी कॉस्ट कम करोगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो कंट्रोल करना है मतलब क्या करना है, वी हैव टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट। कंट्रोल करना है मतलब क्या, कि आप जब मटेरियल खरीदते हो तो सस्ते से सस्ते भाव में लेना चाहिए। इसका मतलब बेकार से बेकार मटेरियल नहीं लेना चाहिए, सस्ते से सस्ते भाव में अच्छे से अच्छा मटेरियल मिलना चाहिए। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ, मतलब सस्ते कम से कम रेट में अच्छे से अच्छा माल आपने खरीदना चाहिए, क्योंकि सस्ते में लिया कचरा माल लिया तो फिर वो वेस्टेज ज़्यादा होगा। फिर दूसरी बात, आपकी फैक्ट्री के अंदर चोरी नहीं होना चाहिए, पिलफरेज नहीं होना चाहिए, थेफ्ट नहीं होना चाहिए। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वही मटेरियल चोरी कर करके ले जा रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। आर यू फॉलोइंग? फिर उसके बाद प्रोडक्शन के दौरान भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन खराब नहीं होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें आती है एक ही वर्ड में,
मटेरियल कंट्रोल। तो मटेरियल कंट्रोल का मतलब you must have a system in place which prohibits any pilferage, theft, wastages, etc. And if at all it happens, the system is able to detect who is responsible for that. This is called as control system. Are you following? तो हर जगह पे कंट्रोल सिस्टम रहती है. देयर इज ऑलवेज कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब होता है कि वेस्टेजेस न हो, कम से कम भाव में खरीदे, अच्छे से अच्छा मटेरियल खरीदे, क्वालिटी का मटेरियल खरीदे, प्रोडक्शन के दौरान भी कुछ वेस्टेज न हो, चोरी चपाटी थेफ्ट न हो, और मटेरियल इफिशियंसी अच्छी हो. मटेरियल इफिशियंसी मतलब मटेरियल बनाते, मटेरियल में से जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है ज़्यादा से ज़्यादा बने. दैट इज मटेरियल इफिशियंसी. तो ये सारी चीज़ें एक वर्ड में आ जाती है, मटेरियल कंट्रोल. तो इफ यू कैन कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट, देन योर ओवरऑल प्रॉफिट विल बी मोर बिकॉज कॉस्ट विल बी लेस. ये बात समझ में आ गई आपकी? अभी ये कंट्रोल के बारे में, इंटरनल कंट्रोल वगैरह, ऑडिट नाम का एक आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप और ज़्यादा पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल. फिर ये कंट्रोल कैसे रखते हैं हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे हम, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट पढ़ेंगे अपन कंट्रोल. फिर जब लेबर पढ़ेंगे तो लेबर को कंट्रोल कैसा करना वो पढ़ेंगे. फिर ओवरहेड पढ़ेंगे तो ओवरहेड को कंट्रोल कैसा करना वो पढ़ेंगे. तो पहले मटेरियल कंट्रोल, और ऑडिट में आप ओवरऑल पूरा कंट्रोल, मतलब उसमें ये भी आ जाएगा मटेरियल लेबर ओवरहेड कंट्रोल प्लस अदर कंट्रोल्स भी आएंगे. तो पहले तो बात समझ गई कि हमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करना है, मतलब कॉस्ट कम से कम आए, ऐसा कुछ करना है. अब सबसे पहले तो आता है कि आप परचेस करेंगे. आप परचेस करेंगे तो आपको पता है कि यदि आप बल्क में खरीदते हो, बल्क यानी समझते ना, बल्क यानी क्या, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हो, बल्क में खरीदते हो, तो हमें सस्ता पड़ता है. मतलब सस्ता पड़ता है यानी क्या, यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है, प्राइस प्राइस पर यूनिट ये आपको कम लगती है. डू यू एग्री कि नहीं? जैसे मान लो अपन गेहूं खरीदने गए, ये गोकुलपेट के दुकान में गेहूं खरीदने के लिए गए, तो बोलेगा 40 रुपए किलो, 40 रुपीज पर के. अलग अलग वैरायटी रहती है. आपने जो सिलेक्ट किया वो है मान लो MP बोट, सरबती बोलते हैं उसको, सरबती गेहूं सुना है क्या कभी आपने? सरबती गेहूं, तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है. तो उसको पूछा भाई सरबती गेहूं क्या भाव है? वो 40 रुपए किलो. फिर उसके बाद आप उसको बोलेंगे कि बोले को 2 किलो हो ना, तो लेगा लो ना. बोले लो ना, कि कम करना भैया. अबे 2 में क्या कम करेंगे? कुछ बोले 50-60 किलो लेंगे तो कम करता हूँ. फिर बोले ठीक है, बोले ऐसा करो 50 किलो दे दो. तो वो आपको फटाक से रेट जो है वो 38 रुपए कर देगा पर केजी. तो ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको रेट थोड़ा सस्ता मिलता है, रेट पर यूनिट कम पड़ता है. बराबर है. ये आप होलसेल मार्केट में जाइए, होलसेल मार्केट, होलसेल अनाज मार्केट है उधर टांगा स्टैंड के उधर, इतवारी अमरदीप टॉकीज के उधर, मालूम है क्या आपको कि नहीं? वहाँ पे होलसेल ग्रेन मार्केट है, बहुत बड़ा ग्रेन मार्केट है, होलसेल ग्रेन मार्केट. और वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको और यही जो 40 रुपए वाला है ये 35 रुपए में मिल जाएगा आपको, 35 रुपए मिलेगा. फिर वहाँ आप उसको बोलो दे 10 किलो, तो बोलेगा गेट आउट. वो कम से कम 100 किलो बेचते, उसके नीचे नहीं बेचते. 100 kg मिनिमम, होलसेल की दुकान है भैया, ऐसे चिल्लो चिल्लो थोड़ी ना बेचेंगे. तुम 2 किलो मांगेंगे तो बोले फुकट ले जाओ, वहाँ पे पड़ा है. 2 किलो तो फुकट दे देते वो लोग, प्रैक्टिकली फुकट देते. क्योंकि क्या है उनके यहाँ पे ऐसा एक बहुत बड़ा ड्रम रहता है, ठीक है, और जितने भी लोग आते हैं वो वैरायटी देखते रहते हैं. तो वैरायटी देखने का उनका एक इक्विपमेंट रहता है, वो ऐसा बोरी में घुसाते हैं और ऐसा ऐसा करते, उसमें से इतना इतना निकलता गेहूँ. फिर वो देखते हैं लोग और फिर वो टेबल पे रख देते हैं. फिर दूसरा सैंपल, तीसरा, ऐसे दिन के हजारों लोग आते हैं और एक एक जरा ऐसा 50-50 100-100 ग्राम निकालता. फिर वो ऐसा जमा करके वो ड्रम में डालते जाते. और वो ड्रम में जो आता है वो फिर से बेचते नहीं. वो इतने दरियादिल लोग हैं कि वो अनाथालय में वगैरह पूरा दे देते हैं. तो एक हाथ बोरा 1.5 बोरा तो रोज अनाथालय में जाता उनका. तुम 2 किलो मांगेगे तो बोले एक काम कर भैया वो ड्रम में से ले ले, फुकट में ले जा और आइंदा से आना मत. आर यू फॉलोइंग? तो ये कहने का मेरा का मतलब है कि इफ यू बाय इन बल्क तो क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ती है आपको, लेकिन उसके नुकसान भी है. नुकसान क्या है, बहुत ज्यादा मेटल खरीद लेते हैं और पड़ा रहता है तो खराब होने के चांसेस है. बराबर है ना?
अभी घर में जैसे अपन वेजिटेबल ऑयल लाते हैं ना, फली तेल, तिल्ली तेल, जो भी खाते होंगे आप, बहुत महंगा हो गया है अभी। बेस्ट क्वालिटी का फली तेल तो 300 रुपये किलो हो गया, आपको पता नहीं होगा। 300 रुपीज़ पर केजी बेस्ट क्वालिटी का जो आता हो। और मिक्स विक्स वाला जो है 250 रुपये, मतलब वो नाम फली तेल है, उसमें और कुछ कुछ मिला हुआ है, वो 250 रुपये किलो है। अब इतना महंगा तेल है, अब बहुत सारे लोगों के यहाँ डब्बा लेके आते हैं तेल का। डब्बा मतलब वो एकदम 18 किलो का या 18 लीटर का या डब्बा रहता है, वो टीन, चौकोनी टीन रहता है ना, 18 लीटर का टीन लेके आते घर में। बोले सस्ता पड़ता होलसेल में, तो होलसेल से डब्बा लेके आते घर में। अब वो इतना बड़ा डब्बा, उसको इतना सा वो टप्पर रहता, उसको तोड़ के उसको होल पाड़ना पड़ता। और फिर अपने को वो सब्जी बनानी है तो कढ़ाई में तेल डालना है, तो डब्बा इतना बड़ा उठाएंगे क्या? बोलो। नहीं। तो फिर क्या, वो छोटे बॉटल में निकालते, बॉटल में निकालते समय गिरता, गिरता है ना, तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद तेल का डब्बा भरा है तो रोज पूरी बना रहे, रोज पूड़ी बना रहे, भजिए बना रहे, आलू बोंडे बना रहे, खर्चे ज़्यादा होता है ऑयल का। खर्चा मतलब कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो ये इंडस्ट्री में भी होता है, बहुत मटेरियल पड़ा है तो वेस्टेज ज़्यादा होता है, बहुत मटेरियल पड़ा है तो वेस्टेज ज़्यादा। तो एक बात तो हमने अच्छे देखी कि बल्क में खरीदेंगे तो भाव सस्ता पड़ता, बराबर है, लेकिन वेस्टेज ज़्यादा होता है कि नहीं? फिर वो गोडाउन में जगह हो ना रखने के लिए, उतनी जगह हो ना रखने के लिए, ये सारी चीज़ें है, उसकी भी कॉस्ट आएगी। फिर उसके बाद जो चीज़ खरीद के रखेंगे आप, उसमें आपका कॉस्ट पैसा इन्वेस्ट होगा ना, कि नहीं होगा? पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। एंड इफ यू वांट टू बाय इन बल्क एंड कीप इट इन स्टोर, अभी फैक्ट्री है, एक ही आइटम थोड़ी लगता, 50 प्रकार के रॉ मटेरियल लगते हैं, और सारे भर भर के रख दिए आपने, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट पैसे का ज़्यादा होगा, रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए। तो वो पैसे आपको कैसे आते हैं? वो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता ना, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं आपको इसको। बैंक से लोन लेंगे, वर्किंग कैपिटल लोन, तो 12-15% तो आपको वर्किंग कैपिटल लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता। आप बोलेंगे हमारे खुद के पैसे हैं, तो खुद के पैसे पे कोई वैल्यू नहीं क्या उसकी? आप बोलेंगे हम बैंक से लोन नहीं लेते, हमारे खुद के है, तो मैं बोला दे दे मेरे को 5 लाख, मैं वापस कर दूंगा 2 साल के बाद। दे देंगे क्या मेरे को? मान लो आपके पास है 10-15 लाख, मैं बोला मेरे को 5 लाख दे दो, मैं 2 साल के बाद 5 लाख वापस करूंगा, देंगे क्या आप? नहीं, इंटरेस्ट लगेगा बोले, तो फिर अपने पैसे की भी तो वैल्यू होती है ना। तो अपने पैसे चाहे अपन दूसरे को दे, चाहे अपने बिजनेस में डाले, कॉस्ट तो लगती है उसकी। हाँ, अपन बैंक से लेते तो उसको इंटरेस्ट बोलते, खुद के पैसे तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। खुद के पैसे है तो उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। बात तो एक ही हो गई। अपने पैसे पे जो अपन नोशनली चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक्चुअल में बैंक को अपन इंटरेस्ट देते हैं तो दैट इज इंटरेस्ट। बट देयर इज अ कॉमन टर्म फॉर बोथ ऑफ देम, कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो भी पैसा अपन डाल रहे हैं रॉ मटेरियल में, वो यदि पड़ा रहता है वहां पे, तो उसमें जो हमारा पैसा ब्लॉक हुआ है उसके ऊपर हमारे कॉस्ट लगती है। तो कोई भी चीज हम लेते हैं, जैसे रूम किराए से लेते तो किराया देना पड़ता, वैसे पैसे का भी किराया मतलब कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फंड्स। बात समझ रही? तो ज्यादा माल खरीदेंगे तो क्या होता है? स्टॉक में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा, तो उसके ऊपर ज्यादा पैसा लगेगा। तो इसके लिए अपने मान लो कि थोड़ा थोड़ा माल खरीदते हैं, ये तो बल्क हो गया, थोड़ा थोड़ा खरीदते, जैसा लगता वैसा खरीदते गए, तो उससे क्या होगा? बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ordering cost बढ़ेगा। तो there are two main cost, they one is called as ordering cost and another is called as carrying cost। carrying cost, carrying का मतलब ये ट्रक में डाल के कैरी करते वो वाला नहीं, कैरेज इनवर्ड नहीं है ये। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब मटेरियल यदि हम हमारे पास रख देते हैं गोडाउन में, तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है, यानी इंटरेस्ट इन शॉर्ट। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब कैरेज इनवर्ड मत समझना, नहीं तो बोले 11वीं 12वीं वाला कैरेज इनवर्ड, वो नहीं है। वो तो लगता है बट दैट विल कम अंडर ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि माल ऑर्डर करते हैं तब आपको कैरिंग कैरिंग कैरेज इन लगता है ना, कैरेज इनवर्ड लगता है, तो वो तो उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो एक रहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक रहता है कैरिंग कॉस्ट, उसी को बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। मतलब स्टॉक को होल्ड करके रखना है, स्टॉक को गोडाउन में रख देना है, उसके लिए जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट।
समझा? अब ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी कॉस्ट लगती है। कैसे? टेंडर बुलाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता, फिर उसको ऑर्डर, एवरी ऑर्डर इज अ एग्रीमेंट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके अनुसार एवरी ऑर्डर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो बराबर पूरा छापना पड़ता, फिर ऑर्डर देना पड़ता, तो इसमें भी काफ़ी खर्चा आता है। इवन आपको 2 पन्ने टाइप करके भेजना है तो 100-150 कॉस्ट आती, पता है क्या आपको? सिर्फ 2 पन्ने का ऑर्डर टाइप करके भेजना है सामने वाले को, 200 रुपये कॉस्ट आती। बोले ऐसे कैसे आती? देखो, आप एक क्लर्क अपॉइंट करेंगे, करेंगे ना, फिर उसकी सैलरी आज के डेट में कम से कम 12-15 हज़ार तो सैलरी होगी। तो 15 हज़ार सैलरी उसकी, मतलब दिन के कितने हो गए? डिवाइड बाय 30 करो, 15 हज़ार डिवाइडेड बाय 30, 500 रुपये हो गए एक दिन के। अब दिन भर में कितने पन्ने छापता हो? किसी क्लर्क को टाइपिंग के लिए दो, दिन भर में करेक्ट, तो गलतियां करता है, फिर उसको सुधारो, फिर उसको दो, फिर तो दिन भर में कितने 4-5 लेटर टाइप करता, बस खत्म। तो 100 रुपये तो टाइपिंग का हो गया खर्चा। फिर वो कुरियर से भेजना है आपको, कुरियर वाला 40-50 रुपये ले लेता है। तो एक एक पन्ने 2 पन्ने का लेटर है ना, 150 रुपये लगता है, पता नहीं आपने को। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। इसके अलावा यदि उसको स्टैंपिंग करना है, स्टैम्प मतलब रजिस्टर करना है एग्रीमेंट वगैरह, वो खर्चा और अलग। तो ऐसा मतलब देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट इन इन प्लेसिंग द ऑर्डर। तो क्या होता है, देखो आप, कि यदि आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मंगवाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर साल भर में ज़्यादा होंगे कि नहीं? नंबर ऑफ ऑर्डर साल भर में ज़्यादा होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेंगी साल की, बराबर है। और यदि आप ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हो एक साथ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे लेकिन ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। अब ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। कैरिंग कॉस्ट मतलब जो माल आप गोडाउन में रख रहे हो उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें इंटरेस्ट लगता है, फिर उसमें स्टॉक इंश्योरेंस लगता है। मालूम है ना आपको इंश्योरेंस क्या होता है? स्टॉक इंश्योरेंस पता है कि नहीं? जैसे गोडाउन में माल रखना है आपको, अब आप देखिए बड़े बड़े शोरूम्स रहते, बड़े बड़े दुकानें रहते हैं, तो शाम को रात को 10 बजे ताला लगा के घर जाते ना। अब उसके दुकान में 2 करोड़ का माल पड़ा हुआ है और एक ताला मार के घर जा रहे, सो रहा है, नींद आएंगे क्या उसको? तो दुकान में सोएंगे क्या वो? बोलो। तो फिर क्या उपाय है उसके लिए? इंश्योरेंस। तो जो भी स्टॉक दुकान में रहता है उसका इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंश्योरेंस लेने से क्या होता है, जैसे 2 करोड़ का माल है तो उसको साल भर का 30,000 रुपये करीब करीब इंश्योरेंस आएगा। तो साल भर के 30,000 रुपये उसको पे करना है, एक मामूली ताला लगा के घर जाना है, सोना है। अब मान लो चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी भर के देंगे 2 करोड़ रुपए। ये सिस्टम है। आर यू फॉलोइंग? इसका मतलब गार्ड रखना नहीं है ऐसा नहीं, यू टू ऑल्सो अपॉइंट गार्ड। गार्ड भी रखना है, ताला भी मारना है, दुकान खुली छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, ये सब प्रिकॉशन लेने के बावजूद यदि आपका चोरी होता है, डकैती होती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली भर के देंगी। इसके ऊपर अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे भी, एक चैप्टर है इंश्योरेंस करके। है क्या? पढ़े क्या? ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़े कि इंटरमीडिएट में? इंटरमीडिएट इंश्योरेंस क्लेम नाम का एक चैप्टर है, किस तरह से क्लेम होता है, क्या होता है। तो बेसिकली कॉस्ट तो आएगी ना आपको। अब ये माल जितना ज्यादा रहेगा, एवरेज स्टॉक जितना ज्यादा रहेगा वैल्यूएशन, उतना प्रीमियम ज्यादा आएगा। आर यू फॉलोइंग? आपके जो गोडाउन में माल रख रहे हो उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा उतना प्रीमियम ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? कम आएगा। कम माल रखेंगे तो कम प्रीमियम आएगा, ज्यादा रखेंगे ज्यादा। इसका मतलब हम यदि ऑर्डर बहुत बल्क में डालते हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन ऑर्डर छोटा छोटा लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंश्योरेंस कम लगेगा। तो ये आप समझ लो कि जब जब हम वी ट्राई टू इंक्रीज द ऑर्डरिंग कॉस्ट या वी ट्राई टू डिक्रीज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हम कम करना चाहते हैं तो ह्यूज क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एट अ गो, तो इधर कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। और कैरिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मंगवाना पड़ेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेंगी साल भर की। तो मतलब ये कुछ ऐसा है कि एक को घट बढ़ाओ तो दूसरा घटता है, एक को घटाने की कोशिश करो दूसरा बढ़ता है, दूसरे को घटाने की कोशिश करो ये बढ़ता है। तो हमें क्या करना है? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सबकी टोटल कम से कम आए, ये सबकी टोटल। तो हमें किसी ऑर्डरिंग कॉस्ट से कोई प्यार नहीं ना कैरिंग कॉस्ट से प्यार नहीं, हमें तो दोनों की टोटल कम से कम आनी चाहिए साहब। और प्लस मटेरियल की कॉस्ट भी कम, क्योंकि आप कम एट ए टाइम कम मंगवाते हो तो रेट ज़्यादा पड़ेगा पर यूनिट।
एट अ टाइम ज़्यादा मंगवाते हो तो पर यूनिट कॉस्ट कम है। तो हमें ऐसा चाहिए कि ये तीनों का जो टोटल है वो कम से कम आए। तीन कौन से मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों की टोटल कम से कम आए तब मानेंगे अपन। तो इसको बोलते हैं हाउ मच टू ऑर्डर। क्या बोलते हैं? हाउ मच टू ऑर्डर। हाउ मच टू ऑर्डर मतलब एक साथ कितना माल मंगवाना चाहिए, ये आपका मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इसी को शॉर्ट में बोलते ईओक्यू। जब ईओक्यू का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। फिर इसकी डेफिनेशन अपन ने जो पढ़ा वही, तो इसको लिख लीजिए। इट इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी for which total of materials cost, total of materials cost, ordering cost and carrying cost is minimum, is minimum for the year। फॉर द पीरियड होना चाहिए, बट अपन जनरली ईयरली हिसाब करते हैं इसलिए ईयर लिखते हैं। मतलब क्या है कि भाई हमें ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढ के निकालनी है, ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढ के निकालनी है कि मटेरियल की कॉस्ट साल भर की, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर की और कैरिंग कॉस्ट साल भर की, ये तीनों का जो टोटल है वो कम से कम हो। आर यू फॉलोइंग? क्योंकि हमें कुछ इंडिविजुअल से संबंध नहीं है, हमें तो टोटल कॉस्ट कम होनी चाहिए ना, सो दैट प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझे? तो इसको बोलते इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। अब हमने कितनी क्वांटिटी बुलानी चाहिए? जैसे आपको मान लो कि गेहूं खरीदने का है, गेहूं खरीदने का है, ठीक है, तो कितना खरीदेंगे हम? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा कंजम्पशन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। मान लो 4 जने की फैमिली है, 4 जने की फैमिली, घर में 4 ही लोग हैं। अब वो कितना गेहूं लगेगा आपको महीने का? 20 किलो बहुत हो जाता है, बहुत हो गया 20 किलो महीने का। अब आप बोलेंगे साल का खरीदना है, तो इंटू 12 करो, 12 24, 240 किलो साल का। तो इसके ऊपर तो नहीं खरीदेंगे ना, कि खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो मतलब पहले तो हमें कंजम्पशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कंजम्पशन। मतलब जिसकी फैमिली 2 ही जने की है या 1 ही जने की, तो वो काहे को 20 किलो खरीदेंगे भैया? या जिसकी फैमिली में 10 लोग रहते हैं, तो उसको 240 किलो साल भर में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो पहला तो क्या है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन काय पे ऊपर डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन। अभी इंडस्ट्री में आइए, घर की बात नहीं, घर घर का हो गया गेहूं खाना। प्रोडक्शन कितना है उसके ऊपर आपका कंजम्पशन डिपेंड करता है। ठीक है। मान लो अपन अपन ने डिसाइड किया कार बनाने का, तो हमारा साल भर का प्रोडक्शन प्रोडक्शन हमने डिसाइड किया कि हम इस साल जो है वो 1 लाख कार बनाएंगे। 1 लाख कार, एक ही टाइप का मॉडल है मान लो हमारा, 1 लाख कार्स बनाएंगे मारुति उद्योग लिमिटेड। उन्होंने डिसाइड किया, बजट बनाया कि आने वाले साल में हम 1 लाख कार बनाएंगे। तो फिर उनका टायर का रिक्वायरमेंट कितना होगा? बोलिए आप।
4 लाख, 5 लाख। स्टेपनी भी आती है ना स्पेयर टायर, कि नहीं आती है? आती है, आती है ना भैया। वो एक अंदर कार में टायर लगा के देता ना 5 लाख। तो टायर्स कितने हो गए? कंजम्पशन, ये हो गया 5 लाख। ये बात समझिए आपको, 5 कैसा है? एक कार को 5 टायर, 1 लाख कार बनाने होंगे तो 5 लाख टायर खरीदने पड़ेंगे। ये हो गया एनुअल कंजम्पशन। वही मान लो कि वो हेडलैम्प, हेडलैम्प भी खरीदना पड़ेगा ना उनको। कितने खरीदेंगे हेडलैम्प? कितना होगा? हेडलैम्प कितने रहते हैं एक कार में? दो, सामने वाले को हेडलैम्प बोलते हैं। कितने हो गए? 2 लाख हेडलैम्प। कैसे लाया? 2 × 1 लाख, बराबर है। फिर स्टीयरिंग व्हील कितने लगेंगे? स्टीयरिंग व्हील्स कितने लगेंगे? 1 लाख लगेंगे। ऐसे अलग अलग आइटम का कंजम्पशन अलग अलग होगा। फिर हमें जब खरीदना है, पता है 5 लाख टायर खरीदना है, उसके हिसाब से हम टेंडर बुलाएंगे, उसके हिसाब से टेंडर बुलाएंगे, उसके हिसाब से ऑर्डर्स वगैरह देखेंगे। तो हमें हाउ मच टू ऑर्डर। अब जिसका, जिस बंदे का प्रोडक्शन 1 लाख कार है और 5 लाख टायर चाहिए और 10-10 टायर खरीदेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब पहला आइटम जिसके ऊपर ऑर्डर क्वांटिटी निर्भर करती है, दैट इज एनुअल कंजम्पशन। तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं? एनुअल कंजम्पशन। तो ये हमें निकालते आना चाहिए, निकाल देता। प्रोडक्शन कौन सा है, उसमें कितना यूनिट लगने वाला है, उसके हिसाब से। फिर एक रहेगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इसको हम डिनोट करते ओ से। कुछ तो भी लेटर देना है ना, एबीसीडी। तो ए यानी एनुअल कंजम्पशन, ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। फिर एक रहता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, PUPA। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको हम बोलते आय, इसको बोलते हैं आय। अब ये कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो देखो। सपोज हम एक टायर लेते हैं, एक टायर। अब एक टायर की परचेस प्राइस कितनी होंगी, कॉस्ट कितनी होंगी? 2,000 तो होंगी कम से कम। मारुति का है टायर तो सस्ता होगा। ऑडी का लेंगे तो 20,000 का मिलेगा ये एक। तो वो तो जितना बड़ा हाथी जितना बड़ा जूता उतना बड़ा पॉलिश रहता है उसका। मारुति 800 अल्टो 2,000 में टायर आ जाता, कम आता उससे। तो 2,000 का टायर है मान लो कॉस्ट। अब आप एक टायर खरीद के रख दोगे गोडाउन में साल भर के लिए, तो आपके 2,000 रुपये ब्लॉक हो गए कि नहीं हुए? ब्लॉक हो गए। फिर इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा ना। तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या है? तो मान लो 18% इंटरेस्ट रेट है, या 15%, कुछ भी पकड़ो। तो 2,000 का 18% पर एनम कितना होगा? 2,000 पे बोलो, 2,000 इंटू 0.18, कितना आया? नहीं आता क्या? 2,000 इंटू 0.18 कितना आया? 360। तो 360 रुपये तो आपको इंटरेस्ट में जाएंगे साहब, एक टायर आप साल भर रखेंगे तो, क्योंकि इंटरेस्ट पर एनम है ना। फिर इसका इंश्योरेंस भी निकालना पड़ेगा। इंश्योरेंस तो 2,000 का एक टायर है, तो उसका इंश्योरेंस कैसा आता है? नॉर्मली 2% ऑफ द कॉस्ट इंश्योरेंस रहता है। 2% ऑफ द कॉस्ट इंश्योरेंस रहता है। तो 2,000 का 2% कर लो, 2,000 इंटू 0.02, 40 रुपये वो हो गए। तो टोटल हो गए 400 रुपये पर यूनिट पर एनम। यानी एक टायर साल भर में गोडाउन में रख देंगे तो 400 रुपये खर्चा आएगा आपको। अब ज्यादा टायर रखोगे, 1,000 टायर रखोगे, तो 4 लाख रुपए तो यही खर्चा हो गया, बराबर है ना। तो इसके हिसाब से आपका चलता रहेगा। तो ये तो हो गया पर यूनिट पर एनम, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे, और मटेरियल की कॉस्ट उसके ऊपर भी डिपेंड है ना। मटेरियल्स कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, इसको बोलते हैं सी। मटेरियल्स कॉस्ट पर यूनिट, इसको बोलते हैं सी।
तो 1 यूनिट की मटेरियल की कॉस्ट, जैसे यहाँ पे एक टायर की कॉस्ट है 2000, तो ये हो गया सी, समझा है। फिर आपका जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये हो गया 400 इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एनुअल कंजम्पशन जैसे टायर है तो अपन ने निकाला था कुछ तो भी, कितने 5 लाख टायर, ए हो गया एनुअल कंजम्पशन। फिर एक बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितना खर्च लगता है, टाइपिंग वाइपिंग पकड़ के, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह एग्रीमेंट की जो है वो सब पकड़ के जितना आएगा उतना। अब ये सारे डिटेल आपको दिए जाएंगे और इससे हमें निकलना है, क्या निकालना है कि एट अ टाइम कितना मंगवाना चाहिए, सो दैट कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट फॉर द होल ईयर शुड बी मिनिमम। ये समझा आपको? ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपन करने की कोशिश करते हैं। लिखिए, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल अपने करना है। आपके इसमें होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट ये अपने को इलस्ट्रेशन है, उसमें नहीं होगा। हेलो, उसमें नहीं होगा। तो जब प्रॉब्लम शुरू होंगे तब आएंगे। ये अपना एग्जांपल अपन बना रहे हैं उसको। मान लो कि देर इज सम कंपोनेंट एक्स, टायर के जगह हमने लिया कंपोनेंट एक्स, ठीक है। फिर उसका एनुअल रिक्वायरमेंट है 3,60,000 किलो। एनुअल रिक्वायरमेंट है 3,60,000 किलो। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपए, यानी एक बार ऑर्डर प्लेस करने के एक ऑर्डर के लिए 100 रुपए। फिर उसकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 8 रुपए। इंटरेस्ट एंड अदर कैरिंग कॉस्ट, जैसा इंटरेस्ट और अदर यानी क्या आता, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस गोडाउन का रेंट वगैरह। जैसा इधर था अपने एग्जाम्पल में 20% था, 18% तो इंटरेस्ट था और 2% इंश्योरेंस, ऐसा 20% यहाँ पे आपको दिया है। इंटरेस्ट एंड अदर कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ द मटेरियल्स कॉस्ट। और कैलकुलेट ईओक्यू। कैलकुलेट ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब क्या कि एक साथ कितना माल मंगवाना चाहिए, सो दैट क्या, सो दैट क्या, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तीनों की टोटल कम से कम रहे। लिख लिया है प्रॉब्लम? अब पहले तो आय निकालना पड़ेगा। आय मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो देखिए 8 रुपए की मटेरियल कॉस्ट है आपकी और उसका 25% आपका कैरिंग कॉस्ट आता है। जैसा इधर देखिए, ये टायर था आपका 2000 का, इसके ऊपर 18% अपन ने निकाले 360। वैसे ये है ना, कोई डाउट है? 8 रुपए की मटेरियल कॉस्ट है, 1 यूनिट लेंगे 8 रुपए ब्लॉक हो जाएगी। इसके ऊपर 25% आपका कैरिंग कॉस्ट आता है, मतलब 2 रुपए। 25% 8 रुपए का तो 2 रुपए, इसलिए आय मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो गया 2 रुपए। ठीक है। हो गया इतना। अब करना क्या है आपको कि ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है जिसके लिए तीनों की टोटल मिनिमम हो। तीनों कौन? तीनों कौन? ऑर्डरिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों की टोटल मिनिमम हो। ऐसी क्वांटिटी ढूंढ के निकालना, अभी ढूंढेंगे अपन। तो चलिए एक ऐसा टेबल बनाते हैं। ऐसा एक टेबल बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनम। दिस हाउ यू हैव टू डू इन द एग्जाम, इसलिए एकदम लाइन वाइन खींच के प्रेजेंटेशन। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मटेरियल, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनम।
ये मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, पहले आप लिख लो इसको। हो गया लिख के? चलो ध्यान दो इधर। अभी देखिए, ये अपने बेसिक्स अपने को रिक्वायरमेंट दिया है, एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है 3,60,000 किलो। और हमें क्या करना है, हमें कितनी क्वांटिटी एट ए टाइम खरीदना है। आप चाहे तो 3,60,000 एकदम खरीद सकते, लेकिन उससे क्या होगा, आपका पैसा बहुत ब्लड ब्लॉक होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो अपने को सोचना है कि हमें कितनी क्वांटिटी लेंगे तो कॉस्ट कम से कम आएंगी। तो जैसे 3,60,000 साल भर का है ना, तो अपन महीने का निकाल के देखते हैं, करके करके देखना है, मतलब यू हैव टू टेक वेरियस ऑर्डर क्वांटिटी एंड फाइंड आउट द कॉस्ट। तो 3,60,000 साल भर का है, तो चलो सोचते हैं कि भाई महीने का लिया तो कितना, 30,000 लेना पड़ेगा ना। तो अपन ये क्या करते हैं कि 30,000 लेके देखते हैं कि एट ए टाइम 30,000 लिया तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ये करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लिखो मत, बाद में बताता हूँ आपको। कि सपोज आपकी ऑर्डर क्वांटिटी, उसके लिए क्यू बोला है हमने, क्यू मान लो कि 30,000 है, 30,000 है मान लो। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए। 3,60,000 साल में चाहिए, आपने डिसाइड किया एट ए टाइम 30,000 लेंगे, तो ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ेंगे, कितने? 12। सिंपल है, बहुत बहुत रॉकेट साइंस है क्या? ये एक ऑर्डर 30,000 किलो का, 3,60,000 के लिए कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 12। 12 ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक ऑर्डर प्लेस करने खर्चा कितना था, दिया है पढ़ो। एक ऑर्डर प्लेस करने खर्चा कितना है? 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100। तो 12 × 100 क्या हो गया? 1,200। ये होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये होगी। अब ये 12 कैसा आया आपका, 12 कैसा आया, बोलो ना। साल भर का कंजम्पशन 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये आगे नंबर ऑफ ऑर्डर, और मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर 100 रुपए। अब इसी का हम फार्मूला बनाते हैं। 3,60,000 क्या है? एनुअल कंजम्पशन, डिवाइडेड बाय क्यू क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या है? ओ। तो इसलिए फार्मूला बन गया कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाय क्यू इंटू ओ। अब जिनको दिमाग नहीं हो फार्मूला याद करते। फॉर्मूली बेसिकली फॉर दोज पीपल हु हैव नो कॉमन सेंस। लेकिन मैं फॉर्मूला इसलिए देता हूँ कि एग्जाम में फार्मूला लिखा तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, प्रेजेंटेशन अच्छा होता इसलिए। बट ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो नेचुरली इवॉल्व होते हैं ना। और किसी को भी पूछे ना, रास्ते जा रहा आदमी, इधर आओ, 3,60,000 किलो माल मंगवाना है, 30,000 का एक ऑर्डर है, कितने ऑर्डर होंगे रे वाह? तो बोलेंगे ना 12। अब बोले एक ऑर्डर को 100 रुपये लगते, 12 कितने लगेंगे बताएंगे ना वो, कि वो याद करेंगे फॉर्मूला ए बाई क्यू इंटू ओ। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा, ऑर्डर क्वांटिटी क्यू है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बिकम ए बाई क्यू इंटू ओ। दिखा क्या आपको, कैसा आया, दिखा क्या, समझा क्या, क्यों आया? ठीक है, आगे चलते, आगे बढ़ो। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, अब कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते समझ गया? ए बाई क्यू इंटू ओ क्यू हो गया, समझा क्या? पक्का? ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। अब कैरिंग कॉस्ट, अब इसके लिए देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ पे अपना टाइम मतलब डेज है इधर, और इधर लिखते हैं अपन यूनिट्स। ठीक है, अब एक साथ हम कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं? 30,000। तो मान लो कि आपका जीरो स्टॉक है, जीरो स्टॉक है, फिर माल आ जाएगा 30,000, तो यहाँ पे आएगा 30,000 किलो, बराबर है। अब आपका रोज एनुअल कंजम्पशन कितना है, बोलो?
3,60,000। तो एक दिन का कंजम्पशन कितना हुआ, बोलो ना। एनुअल कंजम्पशन 3,60,000, एक दिन का कितना, डिवाइड बाय 360। तो बोलेंगे साल में 365 दिन होते हैं, तो अरे 2-4 छुट्टियां भी तो होती है ना, कि नहीं होती। हेलो, 365 दिन काम होता क्या, नहीं 2-4 दिन तो छुट्टी रहती है कि नहीं। तो 360 पकड़ लो ना हिसाब के लिए। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एनुअल कंजम्पशन 1,000 किलो पर डे। तो इसका मतलब पहले दिन, एक दिन, पहले दिन क्या होगा, आपका स्टॉक 30,000 से कितना हो जाएगा, कितना होगा, 29 होगा कि नहीं होगा, 29 होगा, कम होगा। फिर दूसरे दिन कितना होगा, 28। तीसरे दिन में क्या होगा, और फिर आखिरी में 30 दिन में क्या होगा, 30वें दिन क्या होगा, 0 होगा ना, कि नहीं होगा। तो ये आप इसका यदि ग्राफ निकालेंगे तो ऐसा आएगा, मतलब 30,000 से शुरू होगा, धीरे 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 कम होके 0 यूनिट्स हो जाएंगे 30वें दिन। आर यू फॉलोइंग। अब जैसे माल 0 हो गया तो फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ऑर्डर पुट करेंगे, या फिर भेज 30,000। फिर 30,000 आ जाएगा तो ये फट से एकदम बढ़ जाएगा। ओह, ये फट से क्या होगा, 30,000 हो जाएगा ना, फिर से इन्वेंट्री कम हो रहा है धीरे धीरे धीरे, और एकदम बढ़ रहा है 30,000, क्योंकि एक साथ माल आएगा ना 30,000 कि 2-2 किलो भेजेगा वो, एक साथ आएगा, इसलिए स्ट्रेट बढ़ गया वो। फिर से क्या होगा, अनदर 30 दिन में क्या होगा, 60वें दिन क्या होगा, फिर से 0 होगा, होगा कि नहीं। और फिर माल आएगा उसका, और फिर 90 दिन, 90वें दिन में क्या होगा, फिर से 0 होगा। तो इसका मतलब आपकी स्टॉक जो है, जिस दिन 30,000 है उसके उस दिन 30,000 की जो कॉस्ट है उतने ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जिस दिन 29,000 है उस दिन 29,000 की जितनी कॉस्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। फिर जिस दिन 0 है उसके ऊपर 0 पे लगेगा। तो हम इसका एवरेज स्टॉक निकाल सकते कि नहीं। मतलब आपके पास कभी 30,000 यूनिट है तो कभी 0 यूनिट है, मैक्सिमम 30,000 है, मिनिमम 0 है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, किया है ना बहुत बार ऐसा अपन। तो ये 30,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, 15,000। तो एवरेज स्टॉक आपके पास 15,000 यूनिट्स रहेगा। अब ये 15,000 यूनिट्स कितने दिन के लिए रहेगा, कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, थ्रू आउट द ईयर, बराबर है। यानी कभी 30,000 रहेंगे, कभी 29, कभी 28, कभी 0, कभी फिर से 30। मतलब एवरेज में हम ये मान सकते हैं कि 15,000 यूनिट्स स्टॉक आपका एवरेज में रोज रहेगा, एवरेज में, कभी ज्यादा कभी कम। जब हम एवरेज 15,000 बोल रहे हैं मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कुछ समझ रहे हैं। तो 15,000 यूनिट्स कैरी करना है आपको साल भर के लिए, 15,000 यूनिट्स कैरी करना है साल भर के लिए। अब एक यूनिट की कॉस्ट क्या आती है, कैरिंग कॉस्ट 2 रुपए, यहाँ पे लिखा है ना देखिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 8 रुपए उसकी मटेरियल की कॉस्ट है, 25% उसके ऊपर पर यूनिट इंटरेस्ट लगता है, तो 8 × 25 2 रुपए हो गए पर एनम, समझे ना। तो एक यूनिट गोडाउन में पड़ा रहता है साल भर के लिए, 2 रुपए खर्चा आएगा। तो यदि 15,000 पड़े रहेंगे तो कितना खर्चा आएगा, 30,000। ये होगी कैरिंग कॉस्ट साल भर की, हो गई ना। तो हमने निकाला कैसा उसको, तो हमने 30,000 जो है उसको आधा किया। आधा क्यों किया, एवरेज निकालने के लिए। एक्चुअल में क्या किया, 30,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 किया, मतलब Q/2 इंटू 2 रुपए किए। अब ये 30,000 क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी है, टू टू ही है, और इंटू ये 2 क्या है, ये आय है, आय है ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला बना Q/2 इंटू आय, क्या बना, Q/2 इंटू आय। इसलिए यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा कैरिंग कॉस्ट Q/2 इंटू आय। लोग रट लेते हैं कैरिंग कॉस्ट Q/2 इंटू, अबे 2 कैसे डिवाइड किया मालूम नहीं, अबे ये एवरेज करना पड़ता ना। अब ये एवरेज का भी समझ लो, कुछ लोगों के डाउट होगा कि ये एवरेज क्यों किया, तो वो भी समझ लो। जैसे 30,000 की जगह मैं 30 लेता हूँ, सिर्फ 30 लेता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। अब देखिए कैसा एवरेज बराबर आता है। हमने 30 लिया तो पहले दिन 30, मतलब 30,000, ठीक है। फिर
मान लो कि रोज का कंजम्पशन आपका 10-10 हज़ार है, मान लो 10-10 हज़ार है, तो दूसरे दिन कितना बचेगा? 20। फिर नेक्स्ट डे कितना बचेगा? 10। फिर नेक्स्ट डे कितना बचेगा? 0। इसका एवरेज करो, बराबर 15 आता है। टोटल करो, 30, 20, 50, 10, 60 + 0 60 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड करो 15। ये पढ़े अपन, फाउंडेशन में पढ़े। क्या पढ़े? इफ सर्टन थिंग इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस कांस्टेंट है, तो एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। याद है क्या? भूल गए क्या? बस वही तो किया अपन ने। तो इसका मतलब ये, आप यदि करना चाहते हो तो 30,000 प्लस 29,000 प्लस 28,000 प्लस 27,000 ऐसा अप टू 0 करो, और जितने नंबर ऐड किए उतने से डिवाइड करो, वो गारंटी से 15,000 आएगा। तो ये परफेक्ट एवरेज है, ऐसा अंदाज से नहीं किया हुआ है, मैथमेटिकली किया हुआ है। तो हमें क्या समझा? एवरेज स्टॉक कितना होता है? Q/2। मतलब यदि ऑर्डर क्वांटिटी Q है तो एवरेज स्टॉक क्या होगा? Q/2। मतलब यदि 30,000 हम मंगवाते हैं तो एवरेज में 15,000 पड़े रहेंगे। यदि 50,000 एट टाइम मंगवाते तो एवरेज में कितने पड़े रहेंगे? बोलो ना। 25,000 Q/2। और 1 यूनिट की कॉस्ट आय है, तो Q/2 की कितनी? Q/2 इंटू आई। एंड हेंस द फॉर्मूला, टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू Q/2 इंटू आई। फिर मटेरियल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लगता है क्या रे बेटा? बताओ, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है हमारे प्रॉब्लम में? बोलो ना। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए है। तो साल भर में 3,60,000 यूनिट यूज करेंगे, तो मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई? 3,60,000 इंटू 8, यानी 28,80,000। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? A/C। इसको फॉर्मूले की जरूरत है क्या? नहीं समझे? दिमाग खुला रखो भाई, बंद करके मत रखो। एनुअल कंजम्पशन 3,60,000, 1 यूनिट की कॉस्ट है 8 रुपए, तो साल भर में मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? 3,60,000 इंटू 8। बराबर है? तो इसलिए ये फॉर्मूला हमने आपको लिख के दिया। अब जिनके लिए दिमाग नहीं है उनके लिए फॉर्मूले A/C लो, याद करो, रटो। दोनों ऑप्शन है, समझ के करना है तो वो भी ऑप्शन है, रट्टा मारना वो भी ऑप्शन है। लेकिन एग्जाम में आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन चाहिए ना। मैं ऐसा ओरली करूँ, नहीं चलेगा। मैं ओरली आपको बता दूं कि आपका ऑप्टिमम जो है EOQ आएगा 6,000 यूनिट, एग्जामिनर को नहीं चलेगा। मैं ओरली 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 आंसर लिखूंगा तो एग्जामिनर ओरली मार्क देगा, मतलब पेपर पे नहीं लिखेगा, तो टोटल में नहीं आएंगे ना। तो एग्जाम में आपको पूरा अच्छे से लिखना होगा। तो इसलिए ये टेबल बना। अब यहाँ पे अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे हमने 30,000 लिया ना पहले, 30,000 ऑर्डर क्वांटिटी क्या किया? 30,000 किलो। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो गए थे आपके, याद है क्या? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था 100 रुपए, तो कितना आया था? 1,200। याद है क्या आपको? 1,200 रुपए। फिर Q/2 मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई। आई यानी कितना है? 2 रुपए। भूल गए क्या आप? तो 30,000 रुपए आ गई कैरिंग कॉस्ट। फिर मटेरियल की कॉस्ट 3,60,000 एनुअल कंजम्पशन इंटू कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए, तो ये आता है 28,80,000। तो आपका साल भर का खर्चा 2880 प्लस 30,000 प्लस 1,200 यानी कितना हो गया? 29,11,200 रुपीज। समझाए क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम 30,000 ऐसे 12 बार मंगवाते हैं तो सालाना खर्चा हमारा होगा मटेरियल सब पकड़ के 29,11,200। इसमें कोई डाउट है कि आपको? बोलो। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढना है जहां ये जो टोटल है आखिरी का कॉलम वो कम से कम आए। तो हमने क्या बोला था? कर करके देखना है। अब ऐसा करो, 30,000 है, कम करके देखो, 10,000 करके देखो। आप बोलेंगे 10 ही क्यों? तो आप बोलेंगे वो करते ना, आप बोलो कौन सा करना है, बोलो। 50।
50,000, इन्होंने बोला 50,000 एट ए टाइम लो। अब देखो क्या होगा कॉस्ट, 50,000। अब तो आपको सिर्फ प्रोग्राम रन करना है। हेलो, क्या करना है? प्रोग्राम रन करना है। 50,000 डालते जाओ, 3,60,000 डिवाइड बाय 50,000। हेलो, समझ रहे क्या क्या हो रहा? 50,000 इंटू 100। फिर इधर क्या होगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। फिर इधर इधर तो वही आएगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 720 रुपये आ गए। और इधर 25,000, इधर 50,000 आएगा। और ये तो वही है, तो 28,80,000 प्लस 50,000 प्लस 720, तो ये आ गया 29,30,720। तो कम आ गया कि ज्यादा आ गया? ज्यादा आ गया। इसका मतलब हमने 30,000 के आगे जाना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए? पीछे जाना चाहिए, है ना? तो फिर पीछे जाओ, तो 10,000 लेके देखो। कर करके देखने की बात है। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, या एरर एंड ट्रायल, जो भी बोलेंगे आप, वॉट एवर यू कॉल। क्या शब्द है? एरर एंड ट्रायल है कि ट्रायल एंड एरर है? ट्रायल एंड एरर। 10,000 लेके देखो, करते आएगा आपको। वैल्यू डालो फटाफट फॉर्मूले में। समझ रहे ना कि नहीं समझ रहे? कितना आ गया? 28,93,000। अब कम हो गया देखो, 30,000 में जो था उससे भी कम हो गया ना। तो अभी अपन थोड़ा और, मतलब कम करने से कम होता ऐसा अपने को दिख रहा ना। तो हम 10,000 से और कम करके देखते, तो 6,000 करके देखते। आप बोलेंगे 6 क्यों लिया? ऐसा कुछ नहीं, आपके जो दिमाग में वो लो ना, 6,000। और कम हो गया? कम हो गया ना? चलो, तो अब बढ़ाने में तो कोई मतलब नहीं है, तो 6 से और कम करके देखते, 5,000 करके देखते। वे अलग अलग नंबर लेके देखना है, जहां कम से कम आएगा वो आंसर। दैट द ओनली वे। बोले बाप रे, ये तो शाम हो जाएंगी। कुछ नहीं होता, ऐसे ही करते उसको। 5,000। क्या बोले? हाँ, तो ठहरो ना, अभी तो पहला प्रॉब्लम है, अभी तुमको एग्जाम की पड़ी है क्या? पहले तो कंसेप्चुअल समझ लो, नॉलेज ले लो, बाद में देखते एग्जाम में क्या करना। तो आप करके देखो ना। देखो, मैंने क्या बोला आपको, ऐसी क्वांटिटी ढूंढना है जहाँ कॉस्ट कम से कम हो। फिर आप 4,000 लो, 2,000 लो, कुछ भी लो ना।
जैसे आपने बोला था 50,000, मैंने बोला ले लिया भैया, जबकि मेरे को मालूम था 50,000 से ज्यादा आने वाली है कॉस्ट। तो ये कर करके देखने वाली बात है, करना है आपको। चलो, तो मेरे को 5,000 लगता है तो मैं लेके देखता हूँ, फिर आप 4,000 भी लेके देखो, नो प्रॉब्लम। 5,000 का हो गया आपका। नहीं तो ये ज्यादा आएगा तो ना, तो करके देखना पड़ेगा ना मैडम आपको, तो ले 4,000 करो। कितना है? 28,92,000। दो ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया। मतलब क्या हुआ? 4,000 पे लेंगे तो और ज्यादा आएगा। करके देखो, करके देखो। तो हमें करना क्या है, मतलब कहाँ जाना है ये मत भूलो। कहाँ जाना है हमें? ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढ के निकालना जहाँ कॉस्ट कम से कम हो। अब हमें पता चला है कि 30,000 पे तो बहुत ज़्यादा आती, 10,000 पे और कम हो गई, 6,000 पे और कम हो गई, तो 6 को और कम किया हमने 5,000, तो बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर है वो 5,000 से 6,000 के बीच में हो, या 6,000 से 10,000 के बीच में भी हो सकता है ना, क्योंकि 10 से 6 भी कम आ रहा है ना। तो 10 से 6 भी हो सकता है, और 6 से 5 भी हो सकता है, यानी 5 और 6 के बीच में भी हो सकता है, और 6 और 10 के बीच में भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता? हो सकता ना। तो वही आप बोल रहे थे ना। हाँ, तो लेकिन अब एग्जैक्टली कहाँ कम होगा, तो आपको 6,500 लिखना देखना पड़ेगा, फिर 6,000 के ऊपर 7,000 लेके देखना पड़ेगा। ऐसा अलग 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 लेके देखना पड़ेगा, और जहाँ ये कम से कम आएगा वो आंसर। समझे क्या? अब देखो, बोले ये तो, अब बताओ मेरे को, कंप्यूटर रहते ना अपने, एक्सेल शीट बनाओ। एक्सेल शीट मालूम है कि नहीं आपको? अब उसमें हमने लिख दिया 3,60,000 किलो पहला आइटम, यानी जहाँ 30,000 से शुरू किया ना, उसके बजाय 3,60,000 शुरू करो, और उसको कॉपी करो, वो सारे कॉलम कॉपी करो, और सिर्फ कमांड दे दो x=x-1। तो 3,60,000, 3,59,000, फिर एक एक कम कम करके ऐसा पूरा 3,60,000 लाइंस का टेबल बनाएगा वो कंप्यूटर एक झटके में। और फिर कहाँ कम है वो देखना है आपको, तो उसको पूछो शो मिनिमम टोटल कॉस्ट, वो शो कर देगा ये टोटल मिनिमम है, वहां देख लेना आंसर। तो कंप्यूटर है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये अपन मैन्युअली कर रहे हैं इसलिए अभी इतना टाइम लगा। कंप्यूटर में करेंगे तो क्या होगा? ये 3,60,000 बार करो ना, हर किलो के लिए करो ना, कौन नहीं बोलता। एक ही कमांड देना है, एक एक लाइन कंप्लीट करना है, और वो फार्मूला कॉपी पेस्ट करना है, और उसमें क्वांटिटी Q=Q-1 ऐसे फार्मूला डाल देना है। तो हर एक टाइम में एक एक किलो कम कम करके 3,60,000 से जीरो तक लाएंगा वो। और इतने 3,60,000 लाइन में कम कहाँ है वो आपको आंखों से देखने की जरूरत नहीं, उसको ही पूछो वेयर इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट, उसको ग्रीन करके बताएंगे। लेकिन कंप्यूटर तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में रहेगा, एग्जाम में कहाँ, है ना प्रॉब्लम। हाँ, तो फिर क्या होता है, हमारे मैथमेटिक्स वाले जो है दे हैव कम टू आवर रेस्क्यू। मैथमेटिक्स हैज कम टू योर रेस्क्यू, आपकी मदद के लिए मैथमेटिक्स आ गया, और उसने एक फार्मूला दे दिया मैथ्स वालों ने, EOQ=√2AO/I। √2, ए कितना है? 3,60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 100। आई कितना है? 2। कैलकुलेट करो, 3,60,000 इंटू 100, √6,000 किलो। फिनिश। आंसर। अब मतलब ये
गारंटी है हमें 6,000 पे मिनिमम रहेगा। आप लगे तो 6,001 लेके देखो, उससे ज्यादा कॉस्ट आएगा। या आप लगे तो 5,999 लेके देखो, उससे ज्यादा कॉस्ट आएगा। 6,000 पे टोटल कॉस्ट क्या आई बोलो, क्या आ गई? 6,000 पे टोटल कॉस्ट आ गई है आपकी 28,92,000 आ गई है ना। अब हमारा ये दावा है कि आप 6,001 भी लोगे तो इससे ज्यादा कॉस्ट आएंगी, और 5,999 लेंगे तब भी ज्यादा कॉस्ट आएंगे। करके बताऊं, बोलो किसके लिए करना है? 5,999 के लिए करना है कि 6,000 के लिए, एक के लिए करना है? बोलो ना। 6,001, चलो तो यहां मैं लिखता हूं 6,001। अब देखिए ये क्या होगा, 3,60,000 डायरेक्ट लिखूं क्या मैं? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6,001 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आता है 5,999.000,166 एक्यूरेट। फिर आगे Q/2 6,001 डिवाइडेड बाय 2, तो वो तो 6,001 ही आएगा, आएगा। कैलकुलेट करो। और ये तो 28,80,000 ही रहेंगे। अब टोटल करो, 28,80,000 प्लस 6,001 प्लस 5,999.0030166, टोटल 28,92,000। कितना आया? 92,000 पॉइंट पॉइंट 00016। ज्यादा है कि नहीं? आवाज नहीं करने का। देखो अभी यहाँ कितना है? 28,92,000। यहाँ कितना है? 0.00016 ज्यादा आया। आया नहीं ज्यादा? आवाज नहीं करने का। आया ज्यादा? अब बोले इतू सा तो ज्यादा आ गया, तो तुमने इतू सा तो आगे गए ना, 6,000 के आगे एक ही गए ना। अब 6,010 लो, ज्यादा फर्क दिखेगा। 6,100 लिखो, बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। मतलब ये कंफर्म कर देख, चेक करने के लिए 6,000 क्यों है। समझा क्या? पक्का? अब वैसे ही 5,999 भी करके देखो आप, ज्यादा ही चाहेंगी कॉस्ट, यानी 28,92,000 से थोड़ी सी ज्यादा आएंगी। यदि आप करके देखते हैं तो टाइम नहीं लगता, बोलेंगे तो करके देता हूँ। समझे? तो ये कितना आसान है फॉर्मूला, √2AO अपॉन आई, फिनिश। तो बोले फिर इतना हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? बोलेंगे ना कि नहीं बोलेंगे? कि बोले जब EOQ इतने आसानी से निकलता है √2AO अपॉन आई, तो हमारा टाइम वेस्ट काहे को किया? भाई तुम्हारे टाइम से मेरे को, मेरे टाइम की कीमत ज्यादा है, व्हाई शुड वेस्ट माय टाइम? तो ऐसा है उसका साहब। ये वेस्ट नहीं है, ये बेसिक समझता है इससे कि हो क्या रहा है। ये फार्मूले में कुछ नहीं समझता, कहाँ से आ गया। वो बंदों ने बना के दे दिया, तुमको चाहिए तो मैं भी बना के देता हूँ। डिराइव कैसे आ गया, हाउ यू गॉट इट, करके बताऊं कि आज कैसा फार्मूला। अब आपको कितना समझेगा वो आपके मैथमेटिक्स नॉलेज पे भी डिपेंड है। आपको कितना समझे, मैं समझाता हूँ, बट आपको कितना समझेगा ये आपके मैथ्स के नॉलेज पे डिपेंड है। ठीक है? तो नंबर 1। नंबर 2, हमारे इंटरमीडिएट का जो मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, उसमें कहीं नहीं लिखा है ये फार्मूला कहाँ से आया। दे हैव नॉट डिराइव्ड द फार्मूला। नंबर 3, कोई भी कॉस्टिंग किताब खरीद लो, उसमें नहीं मिलेगा आपको कैसा आया फार्मूला, लेकिन आया तो है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसा आया, बिकॉज आई एम बेसिकली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। देखो आपको पता है टोटल कॉस्ट क्या क्या होती है? मटेरियल कॉस्ट, वो क्या है? Q इंटू, नहीं A/C है ना आपकी? अभी क्या ना अपने मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? Q/2 इंटू, Q/2 नहीं, A/Q इंटू O। अभी अभी पढ़े ना अपन, ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है? Q/2 इंटू आई। बराबर है? अब हम डेरिवेटिव पढ़े हैं, इसको टी बोलते, टोटल कॉस्ट को टी। अब हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमम। तो एक एप्लीकेशन था मैक्सिमा मिनिमा,
dy by dx इज इक्वल टू 0, देन इट इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। बराबर है, तो यहाँ पे अपने डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब t का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू q। क्यों क्यों q क्यों? तो इसलिए कि q का साइज अलग अलग है, तो q इज वेरिएबल। ये q इज वेरिएबल है ना, 30,000, 15,000, 10,000, 5,000, 6,100 वेरिएबल है, तो q इज वेरिएबल। तो इधर का वेरिएबल t, उधर का वेरिएबल q, टोटल कॉस्ट बदलते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन q। तो इसलिए हम निकालते हैं dt बाय dq, dt बाय dq। अब आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, एनुअल कंजम्पशन और टोटल यानी कैरी यानी कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, तो इसलिए ए इंटू सी तो कांस्टेंट है, देख सकते हैं 28,80,000, 28,80,000 कांस्टेंट है ना। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, फिर प्लस ए मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑर्डर पे क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता, तो ए कांस्टेंट है, ओ कांस्टेंट है, तो ए ओ ऐसे ही रखो। और 1/q का डेरिवेटिव होगा -1/q²। फार्मूला याद है क्या? डी डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x², प्लस q, ये q i/2 वैसे ही रहेगा, i/2 वैसे, q का डेरिवेटिव 1। अब ये डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है, तो ये हो गया -ao/q² इज इक्वल टू सॉरी प्लस i/2 प्लस i/2। डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। अब इसको आप उधर इधर को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया i/2, i/2 इज इक्वल टू क्या हुआ, ao/q²। फिर q² को इधर लेके आओ, बाकी सबको उधर डालो, 2ao/i, और q निकालना है तो √2ao/i। आ गया फॉर्मूला? समझे क्या? कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। क्या बोले? ये जो देखो इधर, ये पूरा जो है ना, इसको बराबर इक्वल टू लिखा मैंने, देखो इसको बराबर इक्वल टू लिखा ना, तो ये देखो ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, इक्वल टू 0 लिखा। अब ये मैं ये माइनस वाला इधर डालता हूं तो प्लस होगा ना, नहीं समझे? इधर वाला उधर प्लस आ गया, तो q इज इक्वल टू ये आ गया √2ao/i आ गया। अब यहाँ खत्म नहीं होता ये साहब, आपको d2q/dq² निकालना पड़ेगा, d2t/dq², और उसमें अंडर की वैल्यू डाल के पॉजिटिव आना पड़ेगा, तब उसको मिनिमम बोलेंगे। लेकिन जान दो कोर्स में नहीं है ना, काय को पढ़ते, तो यहाँ फॉर्मूला ऐसा है, समझे? अब बोले ठीक है, मतलब लोग यहाँ से शुरुआत करते, मतलब जो पढ़ाने वाले सीधा फार्मूला देते, ई ओ किलो अंडर 2a/i, और वैल्यू डालो, बोले ए की, ओ की, आई की। अब तक के 10 प्रॉब्लम हो जाते थे अलग अलग ए ओ आई देखिए, बट कंसेप्ट नहीं समझेगा तो कोई फायदा नहीं ना उसका। फिर आप बोलेंगे कि ये टेबल तो टाइम वेस्ट हो गया, नहीं वेस्ट नहीं हुआ। पहली बात समझ लो, यहाँ पे हमने माना है कि ए कांस्टेंट है, वो तो रहता है, लेकिन कॉस्ट जो है पर यूनिट, ये कांस्टेंट रहती क्या? जितना ज्यादा क्वांटिटी मंगवाओगे उतना कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ती ना, कि नहीं पड़ती? और ये फॉर्मूले में वो ये मानते हैं, ये फॉर्मूले में ये अजम्पशन है कि कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। तो जब जब कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है, तब तब ये फार्मूला काम का नहीं है, तब ये टेबल इच काम में आता, इसलिए भी ये टेबल पढ़ना पड़ता। को समझ रहे व्हाट आई एम सेइंग? व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट यानी क्या वर्ड सुना होगा आपने, क्वांटिटी डिस्काउंट। व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब कि जब आप ज्यादा लेते हो क्वांटिटी में, तब आपको पर यूनिट कम कीमत लगती है, उसको बोलते क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी में डिस्काउंट नहीं बोलते, नहीं तो 1,000 किलो लेंगे तो 900 दे देंगे, इट्स नॉट दैट। हेलो, समझ रहे? क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब क्या, कि यदि आप अभी बताए थे ना हमने, वो गोकुल पेट गए तो 40 रुपए किलो बोला, तो बोले अभी 1 किलो होना तो 40 रुपए, बोले 50 किलो होना 38 रुपए। तो क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो तो आपको पर यूनिट रेट में थोड़ी सी कमी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिस्काउंट और बल्क डिस्काउंट। इट इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट, प्लीज नोट।
बल्क डिस्काउंट इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अलग होता है, कुछ फैकल्टी पढ़ाते हैं अकाउंट्स के ऐसा, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं इसको, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। व्हाट डू बाय ट्रेड डिस्काउंट? जब विद इन ट्रेड ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसा मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर को देता है, सप्लायर रिटेल को देता है, रिटेलर को देता है, तो वो उनको जो डिस्काउंट देते ओवर एमआरपी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। विद इन ट्रेड हमारे बिजनेस के अंदर जो लोग हैं उनको जो हम देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट। और बल्क डिस्काउंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो थोड़ा सा भाव में पर यूनिट में कम लगाते हैं, उसको बोलते हैं बल्क डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट। समझो ये, समझा है क्या कुछ? तो ये सब फार्मूला अपन ने डिराइव वगैरह किया, तो इससे हमें क्या समझा कि ये जो फार्मूला है √2AO/I, ये तभी लगाना जब कितना भी क्वांटिटी खरीदो ये कच्ची रेट। जैसा हमने यहाँ पे देखिए, जब हमने 30,000 किलो खरीदा था तब भी हमें 8 रुपए पड़ा था, और जब हम 6,000 खरीद रहे हैं तब भी 8,000। तो ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल में भाई 30,000 किलो तो खरीदेंगे तो 8 रुपए रेट, और 6,000 खरीदोगे तब भी 8 ही रुपए। 30,000 के लिए सस्ता पड़ेगा ना, कि नहीं पड़ेगा? तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा कभी जब क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, मतलब सी इज कांस्टेंट, तभी ये फॉर्मूला लगाना। कौन सा? √2AO/I। नहीं तो नहीं लगाना। फिर कैसे करेंगे? ये टेबल, ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और ये टेबल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक्सेल शीट में बनाना है, एक बार डाल दिया बस खत्म, वेरिएबल बदल दो, खटखट आंसर आता। फिर बोले एग्जाम में कैसे करेंगे? तो आन दो ना, वैसे प्रॉब्लम बताएंगे ना आपको वहां भी कैसा करेंगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ इसका नॉलेज ये वाला फार्मूले का, कुछ ये टेबल का नॉलेज, ऐसा दोनों का हाइब्रिड करके फिर एग्जाम में प्रॉब्लम करते। दोनों का हाइब्रिड, कुछ इधर का यूज लेते कुछ उधर का यूज लेते, निकालते बराबर। बट अभी तो पहला प्रॉब्लम है, अभी से एग्जाम की क्यों चिंता करते? ठीक है, तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला। डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, दे विल नॉट आस्क, उनको ही मालूम नहीं कहाँ पूछेंगे बताइए, है ना? तो लिखिए EOQ फार्मूला लिख लीजिए अच्छे से एक बार। EOQ इज इक्वल टू √2AO/I। ठीक है, अब इसमें आपने को फॉर्मूला जब लिखते हैं तो क्या क्या होता है पता होना चाहिए ना, कि नहीं पता होना चाहिए? तो वो भी लिख लो, वेयर। ए क्या है बोलो? एनुअल कंजम्पशन लिखो, एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स में रहेगा वो, एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स में, यानी किलो रहेंगे, नहीं तो नंबर्स रहेंगे, नहीं तो जो भी है। फिर ओ क्या रहता है बोलो? हाँ पूरा बोलते जाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर आय क्या रहता? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट का एक साल भर कैरी करने के लिए क्या लगता है उसको आय बोलते हैं। बस तीन ही तो है इसमें। फिर फिर अपने को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात, कॉशन, कॉशन डेंजर। क्या कॉशन है? द फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। अभी पढ़े ना अपन, लिखो। क्यों ऐसा, कहाँ से पता चला? डेरिवेशन से पता चला कि सी कांस्टेंट माना है उन्होंने। ठीक है, तो लिखिए आप दी फॉर्मूला, दी मतलब ऊपर का, कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन, only when there is no quantity discount, there is no quantity discount।
तो क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या, दैट इज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये मतलब है इसका। दैट इज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट is constant irrespective of order quantity। ये मतलब समझा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ऑर्डर आप 1 यूनिट मंगवाओ या 1 लाख यूनिट मंगवाओ, ये किस रेट पड़ेगा, ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला लगता, नहीं तो नहीं लगता। और ऐसा नहीं होगा, मतलब बल्क डिस्काउंट अलाउड है, तो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल तो बनाना पड़ेगा, उसके से होगा नहीं, समझा। फिर उसके बाद वो टेबल से ही हमें पता है कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, क्या फॉर्मूला है बोलो, भूल गए फॉर्मूला देखने, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैसे निकालेंगे भाई, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इनटू, ओ भूल गए क्या, अरे अभी इधर लिख के दिया ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाय कैसे आता वही बताया, थोड़ा सा मेमोरी शार्प करो ना। फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट, हाउ वी फाइंड टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम, Q/2 इंटू आई, Q/2 यानी क्या, एवरेज इन्वेंट्री इंटू आई, Q/2 यानी क्या, एवरेज इन्वेंट्री इंटू आई, एवरेज यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री इंटू आई। और मटेरियल कॉस्ट पर एनम, टोटल मटेरियल्स कॉस्ट पर एनम क्या होता है, ए इंटू सी। समझाए क्या कि बहुत भारी है। अब दिस इज द जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड, यानी आज हमने जो पढ़ा वो इतना पढ़ा, अब ये अच्छे से याद हो ना आपका। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिए, एनी स्लाइटेस्ट डाउट इन दिस यू कैन आस्क, या कुछ भी पूछना है पूछो, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी पूछो, कोई प्रॉब्लम। सिर्फ एग्जाम में कैसा करेंगे तो वो एग्जाम की प्रॉब्लम आने दो, बताता हूँ ना आपको। हो गया पक्का। आगे चलो, ये पहला प्रॉब्लम है, ये करना है आपको, स्टार्ट डूइंग इट। अभी आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट के बारे में बात नहीं किया है, वहाँ सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, अंडर रूट ए ओ अपॉन आई, बस। जानबूझ के लंबा क्या करना उसको। तो जिस प्रॉब्लम में क्वांटिटी डिस्काउंट की बात किया है उसी में टेबल बनाने का, जिसमें क्वांटिटी डिस्काउंट की बात नहीं है उसमें अपना अंडर रूट टू ए ओ अपॉन आई सिंपल फॉर्मूला लगाने का। चलो बनाओ, आपके पास यही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, चलो बनाओ। अभी आपको आश्चर्य होगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, हेलो, 5 मार्क, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है 5 मार्क। नहीं जमता, आपको क्या करना है, ए कितना है देखना है, ओ कितना देखना है, आई कितना देखना है, फॉर्मूले वैल्यू डालना है, अंडर रूट ए ओ अपॉन आई, इतना ही तो काम है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ना टेबल बनाना कुछ ना कुछ।
नहीं जम रहा, बहुत भारी है, नहीं आ रहा, किया किया क्या 1095.44 और कुछ अनदर आंसर? नहीं तो वो इनका सही है ऐसा थोड़ी बोला मैंने, बोलो ना, बोलो ना जितना भी आए बताओ। 19 पॉइंट समथिंग, ओके, और आपका वही है। और अब देखो क्या है, क्या किया आपने। अरे भाई पहले देखो अपने को क्या क्या दिया है, देखो कैलकुलेट ईओक्यू फॉर मटेरियल ए, एक मटेरियल का नाम है। एनुअल रिक्वायरमेंट, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं, ए इज 12,000 यूनिट्स, डाउट है क्या कुछ? आगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100, ओ इज इक्वल टू रुपीज 100, 100 पर ऑर्डर, इसमें कोई डाउट है? बोलो जल्दी से। हाँ, फिर आगे लिखा प्राइस पर यूनिट इज 20, तो 20 क्या हुआ, बोलो, हमारे सिंबल के अनुसार 20 क्या हुआ, सी हो गया, कॉस्ट पर यूनिट। फिर आगे क्या बोला है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डैश, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डैश, दो आइटम है उसमें, इंटरेस्ट 10%, अभी 10% काय का होगा, काय का 10%, 10 काय का होगा, काय का 10, अभी 10% मतलब काय का 10%, कॉस्ट का। तो उसने बोला है कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज, एंड मतलब प्लस, ये तो इंटरेस्ट हो गया ना, एंड अदर मतलब इंश्योरेंस वगैरह, वो कैसा है 1 रुपी पर यूनिट, नहीं समझे, 20 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट है, तो 10% इन्हें 2 रुपए हो गए, और 1 रुपए अदर, यानी टोटल 3 रुपए हो गए ना, कि नहीं हुए? बोले यही तो नहीं समझे हमको, वही तो प्रॉब्लम है, नहीं समझे, ये इंटरेस्ट का है 10%, तो 20 रुपए का 10% हो गया 2 रुपए, और अदर कॉस्ट है 1 रुपया, काहे कि वो कैरिंग कॉस्ट है ना, वो कैरिंग कॉस्ट डैश, मतलब ये दोनों कैरिंग कॉस्ट है, हो गया। अब ओ ए ओ आई तीनों मिल गए ना, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ई ओ क्यू इज इक्वल टू √2 AO/I, बस फॉर्मूला लिखो, वैल्यू डालो, 2 ए कितना है 12,000, ओ कितना है बोलो 100, आई कितना है 3 रुपए, बस कैलकुलेट करो, 12×3 36,000, नहीं 12×2 24,000, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3, अंडर रूट, कितना आता है 894.42 यूनिट्स, नहीं समझे? तो इसमें यानी इसमें आपको क्या गलत आया है बताओ मेरे को, आय नहीं आया, आय कितना लिया आपने, 2 रुपए लिया सिर्फ, कि क्या लिया? हम्म, हाँ तो ये 1 रुपया छोड़ दिया ना आपने, यानी 2 रुपए का तो इंटरेस्ट का हो गया, और 1 रुपया इंश्योरेंस वगैरह जो भी कैरिंग कॉस्ट है वो है, तो टोटल 3 रुपए है, समझे क्या? पक्का? बस हो गया, आसान था। अब आप बोलेंगे कि ये हमको नहीं समझा, अब यही प्रॉब्लम आता है कॉस्टिंग में, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम को करेक्टली इंटरप्रेट किया 90% प्रॉब्लम हो गया, कुछ है ही नहीं कॉस्टिंग में, कॉमन सेंस, अब वो कब आएगा, अब वो तो प्रॉब्लम करते करते आएगा, तो हर प्रॉब्लम खुद करके देखना, सामने वाले ने बताया तो एकदम आसान लगता, तो पहले करके देखना है, इसलिए हम आपको होमवर्क देते हैं। आगे, फिर आगे क्या बोला है उसने देखिए, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड टोटल कॉस्ट पर एनम, ये भी पूछा है ना उसने, तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, भूल गए क्या? हेलो, बस Q/2 इंटू आई, Q/2 कितना है
894, इसको आप सीधा 894 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट छोड़ दो। 894 इंटू आई 3 रुपए, 894 इंटू 3, तो ये आ गया 2682। फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्या होगा, ए बाई क्यू, ए है 12,000, क्यू है 894 और ओ है 100। 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 894, तो ये आता है 1342.28। और फिर मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं बोलो, ए इंटू सी, 12,000 20 रुपए के भाव से, 12,000 इंटू 20 रुपए के भाव, 2,40,000। और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट रुपीस। ये Q/2 है ना रे, ये गलत हुआ ना, पहला वाला गलत हुआ, हेलो। Q/2 इंटू आया है ना, तो फिर 894 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ऐसा करना पड़ेगा, 1341। फिर टोटल, तो ये आता है 2,42,683। पैसे छोड़ दिया तो अभी चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिल्लर आइटम है। समझा है क्या? तो आना चाहिए था ना आपको, कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था। हेलो, क्लास होता ना आज? हम्म, हो तरी पण आहे, हो येतो 9 वाजेपर्यंत। हम्म समझे क्या, कि नहीं समझे? पक्का? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, सेकंड वाला। थोड़ा दिमाग लगाओ, हर प्रॉब्लम में थोड़ा ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यानी आई हैव टोल्ड यू, नो टू प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिकल। कोई भी दो आपको ऐसा ही नहीं देंगे, वो इतना है, ये इतना है, आई इतना है, फाइंड यू, पहली क्लास है क्या? आपको 3 ही आइटम निकालना है, ए कितना है, वो कितना है, आई कितना है, वैल्यू डालो, खत्म, आंसर करो, स्टार्ट करो। आपके पास मटेरियल है ना, उसमें उसमें सेकंड प्रॉब्लम निकाल के करो, ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, पूरा हो गया। वो भी पूछा है व्हाट इज द लॉस टू द कंपनी, वो भी करना है ना।
जम रहा है कि नहीं? ईओक्यू भी निकालना है, और वैसे उसने प्रॉब्लम में ईओक्यू तो पूछा ही नहीं है। फाइंड आउट लॉस टू द कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग साइंटिफिक इन्वेंट्री। तो ईओक्यू तो निकालना ही पड़ेगा, पहले ईओक्यू निकाल लो, बाद में बाकी कर। हो गया। ईओक्यू तो कम से कम होना चाहिए 300। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कितना है? कर रहे? क्या कर रहे? अब देखो क्या है। चलो सब लोग देखो इधर, क्या बोला देखो। ए कंपनी फॉर वन ऑफ इट्स ए क्लास आइटम प्लेस 6 ऑर्डर्स ईच ऑफ साइज 200 इन अ ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? 6 ऑर्डर प्लेस किए 200 यूनिट का एक ऑर्डर, साइज मतलब यूनिट्स, 200 का एक इन अ ईयर। तो इसका मतलब साल भर में कितना कंजम्पशन होगा उसका, ये तो समझा ना भैया। साल भर में 6 ऑर्डर, 200 का एक ऑर्डर, तो इसका मतलब 6 × 200 इज इक्वल टू 1200 यूनिट्स। ये तो हो गया ए। फिर आगे गिवन ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ₹600 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना है बोलता है? 40%। काय का 40%? कॉस्ट का। तो मटेरियल कॉस्ट क्या दिया है? ₹40 दिया है ना पर यूनिट। तो इसका 40% निकालो आप, तो ये हो गया 40 का 40%। तो कैलकुलेटर से करो, ₹16 पर यूनिट पर एनम। ये समझा क्या? 40 रुपए का 40%, कैलकुलेटर से करो। आ गया? फिर आज के बाद फॉर्मूला लिखो, EOQ इज इक्वल टू √2AO/I। बस, √2, ए कितना है? 1200, ओ 600, I 40। 40 नहीं, 16। 16। फिर कैलकुलेटर चलाओ, कितना सिंपल है। 2 × 1200 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 16 √300 यूनिट्स। तो इसमें नई आने वाली बात क्या थी बोलो? क्या गड़बड़ हुआ बोलो? कैरिंग कॉस्ट नहीं निकालते आए। अब पहले 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 प्रॉब्लम से कर रहे हैं, टायर था 2000 रुपए का, उसके ऊपर अपन ने 15%, 18% निकाला था। देखो परसेंट, ये इंटरेस्ट रेट रहता ना, तो इंटरेस्ट रेट कॉस्ट के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए है, उसका 40%, 40 का 40% निकालते आता क्या? नहीं तो कैलकुलेटर के चलाओ, 40 × 40% दबा दो, 16। बस हो गया। अब आगे क्या पूछा है देखो। इसका मतलब क्या हुआ? पहले EOQ 300 आया, इसका मतलब क्या? ये बताओ। EOQ 300 आया, इसका मतलब क्या? कि यदि हम 300 यूनिट एक बार मंगवाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम आएंगी। ये तो EOQ का मतलब है। डेफिनेशन क्या है EOQ? दैट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो इसका मतलब हम 300 यूनिट मंगवाते हैं तो टोटल कॉस्ट मिनिमम होंगी। इसका मतलब 300 से ज्यादा मंगवाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, कम आएंगी? ज्यादा। और 300 से कम मंगवाएंगे तो क्या होगा? फिर भी ज्यादा आएगा। अब वो बंदा क्या कर रहा? 200 यूनिट मंगवा रहा ना, वो तो 200 यूनिट मंगवा रहा, लिखा है ना उसने। ही प्लेस 6 ऑर्डर्स ऑफ द साइज 200। तो वो 200 यूनिट मंगवा रहा है, उसने मंगवाना कितना चाहिए? 300। मतलब उसका तो कुछ तो भी नुकसान हो रहा होगा ना, कि नहीं हो रहा होगा? गलत कर रहा, खर्च ज्यादा आ रहा होगा उसका। तो वही तो पूछ रहे, व्हाट फाइंड आउट लॉस टू द कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग साइंटिफिक इन्वेंट्री पॉलिसी। साइंटिफिक मतलब ये EOQ। तो वो EOQ नहीं कर रहा, अपने मन से कुछ भी कर रहा, तो उससे उसको ज्यादा कॉस्ट आ रही होंगी। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट है उतना नुकसान हो गया ना उसका, कि नहीं हुआ? तो हमें ये देखना पड़ेगा
कि 300 यूनिट बुलाते तो कितना खर्चा आता, 200 यूनिट बुलाते तो कितना खर्चा आता, और जितना ज्यादा खर्चा है उतना लॉस। लॉजिक है कि नहीं है? तो मतलब वो टेबल बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए टेबल बहुत जरूरी है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। टेबल बनाते, टेबल तैयार है अपना, अभी बनाया था ना अपन ने टेबल, फिर से बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू द कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट ईओक्यू, ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू द कंपनी, वही पुराना टेबल है, सिर्फ टाइटल बदल गया उसका। हेलो, कुछ समझ रहे क्या हो रहा? सिर्फ टाइटल बदल गया, लॉस टू द कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट ईओक्यू। अब देखिए, दो चीज में कंपेयर करना है हमें। एक तो उसने वो कितना बुला रहा है, Q इज इक्वल टू 200 यूनिट्स, वो 200 बुला रहा है ना। हेलो, तो 200 बुलाता है तो कॉस्ट क्या होगी? ए कितना है? 1200 डिवाइड बाय 200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 600। तो 6 ऑर्डर के कितने हो गए? 3600। उसने बोला ना 6 ऑर्डर बुला रहा है, नहीं समझ रहा। Q बाय 2, Q कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आय है 16 रुपए, तो ये हो गए 1600। फिर A इंटू सी, ए कितना है? एनुअल कंजम्पशन 1200, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 40 रुपए है क्या? देखो 40 रुपए है, 12 चौक 48,000, टोटल करो। 48,000 प्लस 1600 प्लस 3600, टोटल आ गई 53,200। आ रहा क्या? हेलो, समझ रहे क्या कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ? फिर हमने क्या सजेस्ट किया है उनको, बोलो? 300, यानी ईओ क्यू इज इक्वल टू क्यू, दैट इज इक्वल टू 300, 300 यूनिट। फिर कैलकुलेशन करो, 1200 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 600, कितना था? 2400। फिर क्यू बाय 2, 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16, कितना था? 2400। ये तो उतना ही आएगा 48,000, क्योंकि कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। टोटल करो, 48,000 प्लस 2400 प्लस 2400, 52,800। अब देखिए, वो अपने मन से कर रहा है तो कितना खर्चा आ रहा साल का? साल का खर्चा कितना आ रहा? 53,200। और हमारी मानेंगे तो कितना आएगा? 52,800। मतलब उसका नुकसान कितना हो रहा? ज्यादा खर्चे ज्यादा लग रहा, मतलब नुकसान हुआ ना भैया, कि नहीं हुआ? खर्चा ज्यादा लग रहा मतलब नुकसान हुआ कि नहीं? फिर तो क्या लिखेंगे? लॉस फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट ईओक्यू इज इक्वल टू ₹400। 400 ज्यादा लग रहे, मतलब उतना लॉस हुआ। समझे क्या? अभी प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे तो नहीं आएगा। नहीं समझे? P&L में डालेंगे तो क्या होगा? टोटल कॉस्ट कहाँ डालते? P&L में टोटल कॉस्ट कहाँ डालते? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो उसके हिसाब से डेबिट में 53,200 डालेंगे, अपने हिसाब से 52,800। कहाँ प्रॉफिट, कहाँ लॉस? कुछ नहीं, कॉस्ट ही दिया, सेल कहाँ दिया? नहीं समझे? तो वो P&L अलग है, वो बाजू रखना। ठीक है, बट गलत तो हुआ है ना भैया। जो जो चीज 52,800 में होती है उसके लिए 53,200 खर्चा कर रहा, मतलब गलत तो हुआ। तो फॉर डिसीजन मेकिंग ये इंपॉर्टेंट है कि उसका 400 रुपये लॉस हुआ ये मानना। नहीं तो बोले कहा हुआ लॉस। अबे लॉस यानी सेल माइनस कॉस्ट ही रहता है क्या हरदम? वो अकाउंट्स में होता है, यहाँ नहीं होता। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। हेलो, costing is all about decision making, and accounting is all about calculating only profit at the end of the year and preparing a balance sheet, that's all. तो अकाउंट्स हम क्या के लिए पढ़ते हैं? तो जस्ट टू फाइंड आउट हाउ मच वी ओ एंड हाउ मच वी ओन, मतलब हमको किसको, लोगों को कितने देने हैं और लोगों से कितने लेने हैं, लेन देन कितना है, इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और अल्टीमेटली हमको साल के एंड में कितना नुकसान हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, इसलिए P&L अकाउंट बनता है।
तो ये P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये एक बहुत ग्रॉस चीज है, ये कोई फाइन चीज नहीं है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर फाइन, मोर रिफाइंड देन अकाउंटेंसी, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मच मोर रिफाइंड देन इवन कॉस्टिंग. समझ रहे हैं क्या आप? तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट से नहीं होता भैया. अकाउंटिंग कैसा है, इट इज पोस्ट ट्रांजैक्शन. पोस्ट ट्रांजैक्शन मतलब चीजों होने के बाद. चीजें हो जाती है, माल खरीद लेते, बेच डालते, वाउचर बनाते, पोस्टिंग करते, एंट्री मारते, पोस्टिंग करते, बैलेंस शीट P&L बनाते, तब पता चलता प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. अब साल भर अपने अपने धंधा कर रहे हैं, तो साल के एंड में पता चला 16 लाख का लॉस हुआ, तो भारी पड़ा ना. उसके बजाय एक महीने में पता चल जाता था कि अरे लॉस हो रहा है, तो कुछ हम रेमिडियल स्टेप्स ले सकते थे कि नहीं. तो कॉस्टिंग इज अबाउट फ्यूचर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट फ्यूचर, एंड अकाउंटिंग इज अबाउट पास्ट. तो पास्ट में जो हुआ हुआ, जो हुआ हुआ, उसको कुछ नहीं कर सकते अभी. तो जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो फ्यूचर में लेना पड़ेगा ना आपको, कि नहीं समझे. इसलिए इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यहाँ पे मैनेजमेंट आता है. अकाउंटिंग में क्या मैनेज करना है, जो हुआ एंट्री मार लेंगे, वाउचर आएगा, बिल आएगा, उसकी एंट्री करनी है. डेबिट नहीं तो क्रेडिट, P&L में जाएगा, नहीं तो बैलेंस शीट में जाएगा, खत्म बात. कुछ है ही नहीं. इसलिए अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, टैली है, डालो उसमें खटखट हो जाता है. बट कॉस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं, डिसीजन मेकिंग है. ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ब्रेन इज इसेंशियल फॉर दैट. तो समझ रहे हैं क्या फर्क दोनों का? ठीक है. तो इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ भी डाउट है. अब यहाँ पर भी क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि देखिए आप, जब हम 200 यूनिट ले रहे थे तब भी हमको भाव पड़ रहा था 40 रुपए, और जब हम 300 यूनिट ले रहे तब भी भाव है 40 रुपए. और इसीलिए तो फार्मूला लगाया हमने, इसीलिए तो फार्मूला लगाया. तो फार्मूला कब लगता है? when there is no quantity discount, then only you can apply the formula. और यदि क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं तो फिर टेबल बनाना पड़ेगा. आर यू फॉलोइंग? वैसे भी टेबल बनाना ही पड़ता बहुत बार, जैसा लॉस वॉस का पूछते हैं तो टेबल बनाना ही पड़ता. टेबल इज अ मस्ट. आर यू फॉलोइंग? तो बेसिक तो टेबल से ही होता है, ये फार्मूला तो कभी कभी लगता है. रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है कि जहां बोले 1 लेंगे तो भी वही भाव, और 1 लाख लेंगे तब भी वही भाव. ऐसा नहीं रहता रियल में. कोई भी आपके पास कोई बिजनेस होगा, दुकान होगा, तो पूछो आपके पेरेंट्स, 1 लेंगे तब भी वही भाव, 1 लाख यूनिट लेंगे तब भी वही भाव. अरे ऐसा थोड़ी होता. सामने वाला मांगता है चाहिए डिस्काउंट, कि नहीं मांगता है? मांगता है, और देते ही है क्वांटिटी डिस्काउंट. तो इसलिए ये टेबल ही ज्यादा काम का है. ये सिर्फ एग्जाम में आता, ये √2AO/I, ये सिर्फ एकेडमिक है. रियल लाइफ में यही काम में आता. समझे क्या आप? चलिए, और एक बात गौर करने लायक है. देखिए आप, जब हम 200 यूनिट मंगवा रहे थे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 3600 थी. कम यूनिट मंगवा रहे थे इसलिए कैरिंग कॉस्ट कम थी और ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा हो गए. यहाँ पे 6 ऑर्डर हो गए और यहाँ पे 4 ऑर्डर हो गए. तो 4 ऑर्डर है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, 6 ऑर्डर है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा. और क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी कम है इसलिए कैरिंग कॉस्ट कम आ गई. इधर में हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ा दी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ा दी, तो इधर हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई. लेकिन ये भी समझो कि इन दोनों की टोटल यहाँ पे कम हो गई. 24 24 4800 और 3600 1600 करो. 3600 प्लस 1600, 5200, और इधर 4800 माइनस 4800, 400 का फर्क वो है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है. तो समझ रहे हैं? तो यहाँ पे गौर करने लायक बात ये है कि वेन एवर योर ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू EOQ, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल. हेलो, कुछ समझ रहे हैं क्या? पिछले प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं आप, ये 6000 EOQ 6000 आया था, देखो आप, आया था ना. हेलो, आया था. अब यहाँ देखिए आप,
कैरिंग कॉस्ट है 6,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 6,000, बाकी जगह नहीं है। इधर देखिए आप, इधर 1,200 तो 30,000, 720 तो 50,000, अलग 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 है। तो क्या समझना है हमें? एट EOQ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इक्वल प्रोवाइडेड देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट एंड प्रोवाइडेड देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। अभी सेफ्टी स्टॉक क्या होता है वो आगे पता चलेगा, लेकिन ये प्रासंगिक है कि इसको हम लिख लें, मतलब इट इज टाइम टू राइट इट। आपने लिखा है ना EOQ का फार्मूला वगैरह, हाँ इसमें और एक लिखिए नोट, नोट एट एट Q is equal to EOQ। Q is equal to EOQ मतलब क्या? When the order quantity is equal to economic order quantity, when Q is equal to EOQ, carrying cost is equal to ordering cost, carrying cost is equal to ordering cost, carrying cost ordering cost equal रहती है, provided there is a proviso, provided there is no quantity discount, क्योंकि फार्मूला ही तब लगता है जब क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। provided there is no quantity discount and there is no safety stock, provided there is no quantity discount and there is no safety stock। अभी सेफ्टी स्टॉक क्या होता है ये बाद में बताएंगे, क्योंकि सारी चीजें एक दिन में नहीं होती ना, तो ये यहाँ पे लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने लिख डाला। समझे क्या? अब एक छोटी सी चोरी करके फार्मूला बना सकते हैं, ये छोटी सी चोरी करके फार्मूला, जिनको डेरिवेटिव नहीं आता, जिनको डेरिवेटिव नहीं आता उनको चोरी करके फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखो, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, क्या है बोलो? Q/2 इंटू आई, एंड एट EOQ कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? A/Q। भूल गए क्या? अरे ये याद करके आओ भैया कल, A/Q इंटू ओ। अब इसको सॉल्व करो, Q से इधर मल्टीप्लाई करो, Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर डाल दो 2AO और आई नीचे आएगा, इसका मतलब Q इज इक्वल टू √2AO अपॉन आई। खत्म हो गया, फार्मूला प्रूव। लेकिन ये चोरी है। चोरी क्यों है भैया? कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट तब होगा जब EOQ का फार्मूला लगाएंगे, मतलब डेरिवेटिव से फार्मूला आएगा और उससे रिवर्स कैलकुलेट किया हुआ है। मतलब मान लो पूछते तो है ही नहीं, खुदा न खास्ता पूछ ही लिया कि हाउ यू गॉट द फार्मूला, तो ऐसा कर सकते, ऐसा लिखने का, वी नो दैट एट EOQ कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस Q इज खत्म। अब बोलेंगे उसने, एग्जामिनर क्या बोलेंगे, क्या बोला इसने? वी नो दैट, हमको मालूम है, यानी उसको भी मालूम है, उसको इंक्लूड किया ना आपने, मार दे देंगे आप। बड़ा चोरी है, चोरी है वो। समझे क्या? तो ऐसी मैथमेटिक्स से बहुत मैजिक है, इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सब चीजों का बेसिक मैथमेटिक्स से समझ लेना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं आप, उसको आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं बोलते, उसको फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग बोलते। हेलो, क्या बोलते? फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग। क्यों? सारे इंजीनियर लोग उसमें घुसते हैं। हेलो, IIT से इंजीनियरिंग करते, B.Tech M.Tech IIT से करते हैं, बाद में MBA करते हैं, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जितने CA है हमारे फाइनेंस में, इंडस्ट्री में, उससे ज़्यादा MBA है, और वो अकाउंट्स नहीं पढ़े, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा था उनको। समझ रहे हैं क्या? तो ऑफकोर्स अकाउंट्स आना ही चाहिए, बट उसके बगैर भी लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। और बड़े बड़े जो मर्जर एक्विजिशन वैसे बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं ना, वो सारे IITians है, CA कम है उसमें। हेलो, बड़े बड़े कंपनी के मर्जर एक्विजिशन इंटरनेशनल करने वाले जो लोग हैं, वो प्रोफेशनल में IITians ज़्यादा है, CA कम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है हमारा?
पढ़ते नहीं हम लोग, मेन बेसिक हुआ है। चलो छोड़ो। हाँ तो आज जो पढ़ा है उतना ध्यान रहेगा क्या? ये खास तौर पे ये पेज जो है, ये अच्छे से याद होना, इसमें का हर वर्ड याद होना, तब आगे जमेगा, कुछ नहीं तो नहीं। फिर आगे होमवर्क के लिए 4 प्रॉब्लम, 2 हो गए ना अपने, तो आगे के 4 होमवर्क करके देखो, नहीं आया तो कोई वांदा नहीं, लेकिन कोशिश करो। और ये जो मैंने किए आज, 2-3 किए ना मैंने, 3 किए, वो घर जाके एक बार करके देखो। मैंने 3 किए, एक इलस्ट्रेशन किया और 2 इसमें से किए, तो तीनों एक बार घर जाके एक बार और करो। और ये दोनों के दोनों जो किए ना अपने, क्वेश्चन 1 2, ये दोनों एग्जाम के प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई भारी बात नहीं आती एग्जाम में। तो इसमें क्या हर प्रॉब्लम या तो एग्जाम में आ चुका है या आने वाला है, ये समझ लो आप। ये जो मटेरियल है हमारा, उसमें का हर प्रॉब्लम या तो आ चुका है या आने वाला है, ऐसा समझ लो। और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई डाउट है पूछो, इफ एनी डाउट जस्ट आस्क। कोई चीज में डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, और कुछ पूछिए। है पूछना है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है। पूछना तो चाहिए ना भैया, नहीं तो वन वे और ट्रैफिक हो जाएगा ना वहाँ। कुछ तो पूछो, ये सब बेकार है। आप जो भी डाउट है पूछ सकते, योर क्वेरी विल नॉट रिमेन अनआंसर्ड। कुछ भी पूछो। आई हैड प्रैक्टिक कॉस्टिंग की डेफिनेशन है, इट इज आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस। हेलो, ये भी एक डेफिनेशन है कॉस्टिंग की। क्या है? आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब जब तक कि आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते इंडस्ट्री में, तब तक ये कॉस्टिंग अच्छे से नहीं आता, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं जमता। एंड आई हैड वर्क इन इंडस्ट्री, आई वॉज वर्किंग इन WCL फॉर 13 ईयर्स इन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। तो इसलिए कुछ भी पूछो, बारीक से बारीक चीज कॉस्टिंग की पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस पूछने भर की जरूरत है, आप पूछते नहीं, मेन प्रॉब्लम वही है। मेरा दुख वही है कि स्टूडेंट लोग डिफिकल्टीज नहीं पूछते, सब सुन लेते बस, दैट्स इट। पूछते जाओ, नहीं डाउट होगा तब भी सिर्फ मेरे समाधान के लिए पूछो, लेकिन पूछो, कुछ तो पूछो। सब बेकार है। चलिए, आज इतना ही। कल मिलते हैं सवेरे 7 बजे। अब ये एग्जाम के प्रॉब्लम शुरू हो गए आपके, ठीक है।